रिलेटेड हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो भाई अब आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके इन दो विषयों में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आपकी ये क्लास चल रही है। क्लास के लास्ट में हम लोग पॉलिटी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भाई जीके के लिए स्पेशल हमने आज आपके लिए पॉलिटी की स्पेशल क्लास रखी है। तो भाई पहले हम लोग करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, बाद में 5 से 7 मिनट हम लोग पॉलिटी पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई जिनका उत्तर प्रदेश का एसआई का एग्जाम है उनके लिए लास्ट वाला सेशन काफ़ी ज़्यादा खास है, ना सिर्फ एसआई वालों के लिए बल्कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, जेडी या फिर और किसी एग्जाम की ग्रुप डी एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। तो भाई आज है 29 सितंबर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी, यहाँ पर 28 लिख दिया गया था लेकिन 29 सितंबर है। चलिए फिर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 27 सितंबर 2021 को किसके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया 27 सितंबर 2021 को। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मैं लास्ट में देखूंगा कि कितने लोगों ने सही उत्तर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किस क्रम के भारत में आपके किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, किस क्रम के प्राइम मिनिस्टर हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और जान लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की वे कौन से प्रधानमंत्री रहे थे जो इससे पहले होम मिनिस्टर रह चुके थे, कहने का मतलब कि होम मिनिस्टर जो बाद में जाकर आपके प्राइम मिनिस्टर बने, तो कौन है? तो आपके याद रखिएगा इंदिरा गांधी की बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी की बात करते हैं। ये पहले गृह मंत्री बनी 1970 में, बाद में प्रधानमंत्री भी बनी। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो इसको याद रखिएगा। अभी एग्जाम हुआ था आपके हरियाणा एसआई का, तो उसमें एग्जाम आया, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि स्टार्टअप जीनोम द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार किसने शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिक तंत्र की सूची में अपना प्रथम स्थान बनाया है? तो भाई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिक तंत्र में बात करते हैं मुंबई की, तो इसने अपना प्रथम स्थान बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर मुंबई के बारे में भाई इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी स्टार मार्क इस पर लगा लीजिए। क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा कि स्टार्टअप जीनोम द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल स्टार्टअप जो रैंकिंग है इसमें किसने आपके प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपकी मुंबई ने। मुंबई की बात करते हैं तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, तो आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भाई महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, एक तो मुंबई है और एक आपकी शीतकालीन राजधानी नागपुर भी है, ये बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है, तब आपको नागपुर लगाना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सभी को महाराष्ट्र के बारे में इतना तो पता होगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे कि उप मुख्यमंत्री कौन है, उप चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भाई सब लोग याद रखिएगा अजित पवार के बारे में। अजित पवार की बात करते हैं, ये आपके महाराष्ट्र के उप चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और आपके राज्यपाल हैं आपके कौन? भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 78 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपके 288 सीटें हैं। अगर पूछे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपके लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की आपके 19 सीटें हैं। तो भाई 888 करके लास्ट में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि 78, 288, 48 और 19 ये सीटें हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये दोस्तों जो आपकी ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है, इसमें शीर्ष स्थान पर तो मुंबई है, लेकिन बात करते हैं बेंगलुरु की, तो ये आपके 23 स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं किसकी? दिल्ली की बात करते हैं, तो ये आपके 36वें स्थान पर है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 36वें नहीं 38वें स्थान पर, ठीक है, 36वें नहीं 38वें स्थान पर आपकी क्या है? तो दिल्ली है। ये दोनों भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये सही से नहीं लिखा गया है, क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए, करेंसी लिख दिया है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, से लेन देन को अवैध घोषित किया। तो भाई आपके किस देश ने क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, इससे लेन देन को अवैध घोषित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा चीन की बात करते हैं। इसने आपके
क्रिप्टो करेंसी से लेन देन को अवैध घोषित किया है। भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो एक प्रकार की ये डिजिटल करेंसी होती है, एक प्रकार की आपकी ये डिजिटल मुद्रा होती है, ठीक है, डिजिटल मुद्रा होती है। तो वित्तीय लेन देन में आपके जो बैंकिंग का कार्यक्रम होता है उस बिचौलियों को समाप्त करने के लिए डिजिटल मुद्रा को भाई आपके विकसित किया गया था। और हाल ही में आपके चीन ने जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा से लेन देन हुआ था उसको अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर ये बात और याद रखिए भाई, अगर आप लोग पूछते होंगे सर डिजिटल मुद्रा क्या होती है, तो भाई लगभग 1500 से अधिक प्रकार की डिजिटल मुद्रा विकसित हैं। इसमें कुछ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हाल ही में अभी फेसबुक ने की बात करते हैं तो फेसबुक ने आपके लिब्रा या फिर इसका एक नाम है डाइम, तो इसको आपके लीगल करेंसी के रूप में सामने लाया है। इसके अलावा बात करते हैं बिटकॉइन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बिटकॉइन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी एक प्रकार की आपके डिजिटल मुद्रा ही है। और बात करते हैं एथेरियम की, ठीक है, एथेरियम की बात करते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार की आपके डिजिटल मुद्रा है। तो इसी प्रकार के डिजिटल मुद्राएं होती हैं जो 1500 से अधिक प्रकार की हैं, लिब्रा, बिटकॉइन, एथेरियम आदि, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी किसने क्रिप्टो करेंसी से लेन देन को अवैध घोषित किया है, तो चीन ने। लेकिन इसमें ठीक विपरीत क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट लगाकर नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में 100% आपके आने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को आपके वैध मुद्रा घोषित किया है। बिटकॉइन को आपके इन्होंने अवैध घोषित कर दिया, उन्होंने बिटकॉइन को ही वैध मुद्रा घोषित किया। वैध की बात करते हैं, लीगल करेंसी घोषित की किसने, तो अल साल्वाडोर दोस्तों, एक आपके देश है अल साल्वाडोर, ठीक है, अल साल्वाडोर, ये देश का नाम है अल साल्वाडोर। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आपके कॉन्टिनेंट में उत्तर अमेरिका महाद्वीप होता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होता है, उसके बीच में एक होता है मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका में 7 देश आते हैं, उसमें एक देश आपके आता है अल साल्वाडोर। इसने बात करते हैं किसकी, तो इसने आपके बिटकॉइन की बात करते हैं, इसको लीगल मुद्रा घोषित किया, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, स्टार मार्क लगा लेना कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश कौन बना है, तो आपके अल साल्वाडोर बना है। अल साल्वाडोर की राजधानी क्या होती है, तो सैन साल्वाडोर होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर चीन बिल्कुल सही उत्तर है। चीन की बात करते हैं, राजधानी क्या होती है, तो चीन की राजधानी बीजिंग होती है। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है भाई, आप लोग, मैंने कल ही भी बताया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीन की मुद्रा क्या होती है। और जी जिनपिंग यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चीन की मुद्रा बिल्कुल सही रेनमिनबी होती है, क्या होती है, रेनमिनबी होती है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, इसलिए आपको भाई सेशन को शेयर वगैरह कर देना है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की बात करते हैं तो इसको हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इसमें आपके जो बागवानी किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान की गई है और उसमें 30 से 40 हज़ार की आपकी बीमा योजना की बात की गई है, ठीक है। तो इसको हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। भाई मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट टाइम के इसके कैंप के मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट टाइम के इसके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा, हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। और पंजाब में तो भी नए बने हैं, ठीक है, चरणजीत सिंह आपके चन्नू बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी कल नवजोत सिंह सिद्धू ने वहाँ की कांग्रेस की बात करते हैं, बड़ा उथल पुथल है वहाँ पर कांग्रेस में आपके पंजाब में, तो वहाँ पर आपके नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का जो अध्यक्ष का पद है उसे इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं क्या आगे होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ओस्ट्रावा जो ओपन हुआ है दोस्तों, किसकी बात करते हैं, ओस्ट्रावा ओपन 2021। पहली बात तो याद रखिए कि किस देश का है, तो टेनिस, आपके मतलब किस खेल से संबंध है, तो टेनिस है। मान लीजिए साधारण क्वेश्चन आ जाए कि ओस्ट्रावा ओपन का संबंध किस खेल से है, तो भाई टेनिस से है। और जो ओस्ट्रावा ओपन 2021 हुआ है इसकी प्रतिस्पर्धा के महिला युगल गुट की विजेता कौन बनी है, तो महिला युगल गुट की विजेता कौन बनी है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर की सानिया मिर्जा और सुवाई झांग की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सानिया मिर्जा, ये भारत की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, और सुवाई झांग की बात करते हैं, ये चीन की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और ये आपके ओस्ट्रावा ओपन 2021 टेनिस की प्रतिस्पर्धा के महिला युगल गुट की विजेता बनी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये भी आपके, इसमें से कई नाम आपके टेनिस के बड़े ही शानदार खिलाड़ी हैं। जैसे नोवाक जोकोविच की बात करते हैं, तो नोवाक जोकोविच की बात करते हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं भाई, सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं, जो पूरे विश्व की जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में इन्होंने विंबलडन जो ओपन होता है उसमें लगातार तीसरी बार जीत कर जुलाई में ही इन्होंने इतिहास रचा था, सभी को पता होगा। नोवाक जोकोविच के नाम 15 ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, 15 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके, 15 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके नाम है, ठीक है, जो के नोवाक जोकोविच के नाम। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है नोवाक जोकोविच के लिए, आपकी क्या 15 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। सर्बिया देश के खिलाड़ी, अगर पेपर में आ जाए कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के हैं, टेनिस से समझते हैं। यहीं पर और भी जो आपको नाम दिया है इसको देख लीजिए, रॉड लेबर का नाम दिया गया है, तो शायद इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेनिस में जाने माने खिलाड़ी हैं रॉड लेबर भी। यहीं पर बात करते हैं किसकी, यहीं पर बात करते हैं राजर फेडरर की, ये भी इनका नाम बहुत बड़ा है,
दोस्तों किसकी बात करते हैं, रॉजर फेडरर की। इनका नाम भी अपने आप में जाना माना है दोस्तों। रॉजर फेडरर का नाम क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने टेनिस में 310 सप्ताह तक, कब तक आपके 310 सप्ताह तक जो आपके रैंकिंग होती है, ठीक है, उसमें आपके इनका दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, दुनिया के आपके नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। तो 310 सप्ताह तक ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे रॉजर फेडरर, ठीक है। जैसे क्रिकेट में आप लोगों को रैंकिंग सुनते होंगे कि भाई आपके विराट कोहली की रैंकिंग टेस्ट में 1 नंबर है कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, क्या रैंकिंग है। तो ऐसे पहले नंबर पर इनकी रैंकिंग कब तक, 310 सप्ताह तक रहे। इतने लंबे वक्त तक इनका दुनिया में 1 नंबर का स्थान था टेनिस में। और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर काबिज होने वाले खिलाड़ी कौन है, तो रॉजर फेडरर हैं। कौन है, रॉजर फेडरर हैं। और ये बात जान लीजिए कि टेनिस के सबसे बड़े खिलाड़ी का अगर नाम आए कि टेनिस में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो रॉजर फेडरर का नाम आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 20 ग्रैंड स्लैम के खिताब के विजेता कौन रहे हैं, तो रॉजर फेडरर रहे हैं। 20 ग्रैंड स्लैम के खिताब इनके नाम है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इनके बारे में जान लीजिए। तो नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो इनके नाम तो 15 ग्रैंड स्लैम है खिताब। और यही बात करते हैं रॉजर फेडरर की, जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनके पास 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि 310 सप्ताह तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। वहीं बात करते हैं किसकी, वहीं बात करते हैं राफेल नडाल की। तो ये भी आपके राफेल नडाल भी टेनिस के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल की बात करते हैं, इनका एक नाम और है द किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि द किंग ऑफ क्ले, द किंग ऑफ क्ले के नाम से कौन से खिलाड़ी मशहूर हैं, तो भाई आपके राफेल नडाल साहब हैं, ठीक है। और इनकी बात करते हैं तो इनके नाम 18 ग्रैंड स्लैम खिताब है। कितना, 18। तो भाई याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच के नाम 15 ग्रैंड स्लैम खिताब, रॉजर फेडरर के नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब, और राफेल नडाल के पास 18 ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हुए, रॉजर फेडरर साहब हुए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा सकता है, ठीक है। सीधा सीधा छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान गुलाब की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। साइक्लोन गुलाब की बात करते हैं, भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया, ये बताइए आप लोग। तो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान गुलाब ने आपके भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया। तो भाई यहाँ पर उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, या फिर आपके कर्नाटक, केरल। तो सही उत्तर बी आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाला है। और यहाँ पर सरकार ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है कि चक्रवाती तूफान गुलाब इनको प्रभावित करने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा पूछने से आपके लिए मन कर रहा है। केरल की बात करते हैं तो यहाँ की आपकी झीलें बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे पेरियार झील पेपर में कई बार आती है, तो पेरियार झील कहाँ पर है, तो केरल में है। अष्टमुदी झील अगर पेपर में आ जाए तो अष्टमुदी झील भी आपके केरल में है। तो ये मेरा बताने का आपको मन था। पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पी विजयन की बात करते हैं, पिनराई विजयन की बात करते हैं, पिनराई विजयन, ये प्रेजेंट टाइम के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, किस पार्टी से हैं, तो एलडीएफ पार्टी से हैं, ठीक है। एलडीएफ पार्टी से हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा, भाई करंट अफेयर के बाद आपकी पॉलिटी की स्पेशल सेशन भी है, तो उसको भी आपको लेना है, ठीक है। स्पेशल तो चलेगा प्रतिदिन, आपको 10-5 मिनट आपको पॉलिटी पढ़ा जाएगा, जिससे कि आपके जो आगे वाले एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकें। चलेगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन सुनिएगा कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा, ठीक है दोस्तों, आपकी बात करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CSIR दोस्तों, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CSIR की बात करते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्टर विनय कुमार सैकिया की बात करते हैं, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया की बात करते हैं। ये आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। और किस श्रेणी में, तो आपके पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान की श्रेणी में। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, तो अलग अलग श्रेणी के विजेता पता होनी चाहिए। जैसे इसमें तो आपको डॉक्टर विनय कुमार सैकिया है। इसके अलावा आपको नीचे मैंने आपको कुछ यहाँ पर दे दिया है। जैसे ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपके, ये तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल फटाफट क्लियर है यहाँ पर कि आपके पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को मिला। इसके अलावा बात करते हैं जैविक विज्ञान की श्रेणी में, तो भाई जैविक विज्ञान की श्रेणी में ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को मिला है। वहीं बात करते हैं तो आपके रसायन विज्ञान की श्रेणी में किसे मिला है, तो ये आपके डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला है। इनके नाम याद रखिएगा। अभियंत्रण विज्ञान श्रेणी में, अभियंत्रण विज्ञान की श्रेणी में
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर आपके यहाँ पर देखिएगा नाम विशेष रूप से डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। और यही बात करते हैं आपकी गणित विज्ञान की श्रेणी में, तो वही मैथ्स की बात करते हैं, इसमें डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला है। वहीं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं? तो भाई डॉक्टर जीवन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में। आगे बढ़ता हूँ भौतिक विज्ञान की श्रेणी में, तो भाई भौतिक विज्ञान की श्रेणी में आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर कनक साहा को मिला है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में एक नोटबुक में डाल लेना और कम से कम 2 से 3 बार इसको 2-3 दिन तक आपको यहाँ पर क्या करना है, 2-3 डे तक आपको 2-3 बार 2-3 डे तक 2-3 बार, जैसे एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, कम से कम इसको एक बार पढ़िए। रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। 3-3 आपको दिन में 3 बार और 3 दिन तक इसको पढ़िए, आपको याद होने लगेगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको कठिन लगे उस पर टारगेट बनाइए कि इसको हमको अधिक से अधिक बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक चीज़ आपको, जैसे ये भौतिक विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? डॉक्टर कनक साहा। ये याद नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो आप इसे एक छोटे से पन्ने में लिखकर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर आपके रख दीजिए, और जितनी बार पढ़ने आएंगे आपकी निगाह पर बार बार जो चीज़ें पढ़ती हैं तो आपको अपने आप वो चीज़ें अपने माइंड में चली जाती हैं। ये नहीं कि आप कॉपी लेकर बैठ गए फिर आपके डॉक्टर कनक साहा, डॉक्टर कनक साहा, डॉक्टर कनक साहा रटने रहे, ये नहीं होता है। चीज़ें आपके आँख के सामने जितनी बार पढ़ती हैं आपको क्रिस्टल क्लियर होता जाता है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन लगे उस पर ये आप टारगेट बनाकर चलिए, और जो क्वेश्चन थोड़े से सरल हैं उस पर आपको ज़्यादा टारगेट नहीं बनाना है। अगर सब पर टारगेट ही बना लोगे तो फिर छोड़ो क्या, तो फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड लगते हैं उस पर ये टारगेट आपका होना चाहिए कि इसको हम बीट करेंगे। किस तरीके से? आपको इसको हम इस तरीके से बीट करेंगे, बार बार पढ़कर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का प्रश्न है कि द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडियन। अच्छा क्वेश्चन है, द लॉन्ग गेम की बात करते हैं। द लॉन्ग गेम, एक लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट करते हैं विद इंडियन को। ये पुस्तक लेखक किसके हैं? विजय गोखले, विक्रम सेठ, कैथरीन मेयो, नीना गुप्ता। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, भाई विजय गोखले यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विजय गोखले की पुस्तक है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडियन। ठीक है, विजय गोखले की पुस्तक है। विक्रम सेठ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, सुटेबल बॉय पुस्तक इनकी है। कैथरीन मेयो की पुस्तक आप लोगों को मदर इंडियन की पुस्तक है, तो थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग नोट करना चाहें तो। भाई विक्रम सेठ की पुस्तक है सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? तो सुटेबल बॉय आपके 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 विक्रम सेठ की पुस्तक है। कैथरीन मेयो की पुस्तक क्या है? तो आपकी मदर टेरेसा। ये भाई आपके इनकी पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा। किसकी पुस्तक का नाम है? तो कैथरीन मेयो की। और नीना गुप्ता की पुस्तक का नाम है सच कहूँ तो। ठीक है, सच कहूँ तो। एक क्वेश्चन आपका भी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का, मदर टेरेसा कैथरीन मेयो का, और सच कहूँ तो आपके नीना गुप्ता का। ठीक है, आगे बढ़ूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर है। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडियन, विजय गोखले। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर, अच्छा क्वेश्चन है भाई, सुन लीजिए यहाँ पर, एक सेकंड, अब ठीक है। तो भाई भूटान के लिए बता रहे हैं कि एक छोटे उपग्रह के लिए, भाई भूटान के लिए आप एक छोटा उपग्रह बनाएंगे। ठीक है, स्मॉल आपके क्या बनाएंगे? आपके उपग्रह बनाएंगे। तो आपके छोटे उपग्रह के लिए संयुक्त विकास पर, ठीक है, कैसा विकास? आपके संयुक्त, जहाँ पर 2 लोग मिलकर विकास करें, संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था के लिए भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और किसके बीच दूर संचार विभाग द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। मतलब भाई आपके भूटान के लिए एक छोटा आपके अपना सेटेलाइट बनाना है, एक छोटा आपके उपग्रह बनाना है। ठीक है, और इसके लिए आपके इस पर संयुक्त विकास करना, तो संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं इस पर, आपके क्रियान्वयन पर व्यवस्था के लिए संयुक्त विकास के लिए जो क्रियान्वयन होगा इसकी व्यवस्था के लिए एक तो भूटान स्वयं बनाएगा, भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी, और किसके बीच में आपके ये समझौता हुआ है? तो भाई आपके भूटान और इसरो के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये समझौता हुआ, याद रखिएगा। भाई बात करते हैं इसरो की, तो सभी को पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की बात करते हैं तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका कि इसरो की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो भाई याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। भाई ये इसका विकास हुआ है, पहले एक संस्था थी जिसका नाम था INCOSPAR, ये इसका पूरा नाम था
पूरा नाम मतलब कि ये फुल फॉर्म इसका दूसरा होगा, तो ये इसका नाम है INCOSPAR, ठीक है। पहले ये संस्था थी, बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से 15 अगस्त 1969 को इसरो की आपकी स्थापना होती है, ठीक है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं किसकी, इसरो की प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, तो के सिवान साहब भाई साहब हैं, पता है सभी को, के सिवान की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में आपके इसरो के चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन है। और अगर पूछ ले कि इसरो का आपके इस वर्ष मतलब 2021-22 का, यानी कि आपके 2021-22 का 21-22 का भाई आपके एनुअल बजट कितना है, तो इस बार उनका एनुअल बजट है आपके 13,949 करोड़ रुपए, 13,000, ठीक है, 13,949 करोड़, 13,949 करोड़ आपके इसरो का 2021-22 के लिए एनुअल बजट है। वहीं अगर डॉलर में पूछे तो $2 बिलियन, ठीक है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है कि इसरो का एनुअल बजट 2021-22 के लिए कितना है, तो आप लोगों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन याद रखिए कि 13,949 करोड़ है, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर आपके, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखिएगा। INCOSPAR के स्थान पर बना है, के सिवान इसके क्या है, आपके चेयरमैन है। आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी हाल ही में इसरो और आपके भूटान की जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इनके बीच में समझौता हुआ है आपके छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के क्रियान्वयन पर, ठीक है, पता है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है भाई आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि 27 सितंबर, क्वेश्चन को सुनिएगा, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 27 सितंबर 2021 से राष्ट्रीय छात्र सेना की बात करते हैं, जिसे आप कहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। इसका पूरा क्या नाम है आपके, नोट कर लीजिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। तो ये है NCC। इसके 34वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल बी पाल सिंह, ठीक है। ये पूरा नाम नहीं है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है, यहाँ पर आप देखिए कि लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर होना चाहिए गुरबीर पाल, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए आपके गुरबीर पाल। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल की बात करते हैं, इनको आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को आपके NCC का 34वां महानिदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं बात करते हैं NCC की, तो इसका पूरा नाम क्या है, मैंने भी आपको लिखा है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और ये एक्टिव कब हुआ था, तो भाई ये 15 जुलाई 1948 से एक्टिव है, 15 जुलाई 1948 से आपके एक्टिव है, 15 जुलाई 1948 से। वहीं बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है, मोटो क्या है भाई आपके, ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है एकता एंड अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एंड अनुशासन, ठीक है, एकता एंड अनुशासन इसका मोटो है। ये पेपर में आ सकता है कि भाई आपके ये जो प्रश्न लिखा जाए सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, बेटा बताइए कि NCC एक्टिव कब हुआ, आपकी स्थापना कब हुई, तो 15 जुलाई 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली। मोटो क्या है, तो एकता एंड अनुशासन, यूनिटी एंड आपके डिसिप्लिन। और बात करते हैं इसके 34वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में NCC के महानिदेशक बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये किस क्रम के हैं, किस नंबर के हैं, तो 34 नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके 10 प्रश्न रहे आज के लिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर का ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में रहे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास हैं, और बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। पहली बात तो यही क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे स्टार मार्क लाने वाले क्वेश्चन है। तो भाई करंट अफेयर तो हो गया, और अब आप बात करते किसकी, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते किसकी, बात करते हैं GK की। और हम लोग ने स्टार्ट किया है संविधान की जंग और उड़ान सीरीज यहाँ पर होने वाली, ठीक है, उड़ान सीरीज यहाँ पर होने वाली है। आपको उड़ान भरना है, तो भाई उड़ान सीरीज है संविधान की जंग, ये UPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, ये SSC GD की बात करते हैं, ग्रुप D वालों की बात करते हैं, या फिर और किसी एग्जाम की बात करते हैं, तो उनके लिए भी खास होगी। MTS वाले जो भी हैं उनके लिए भी खास है, चलेगा। अब बात करता हूँ थोड़ा सा खास के रूप में, और बात करता हूँ इसके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूँ, राष्ट्रपति के बारे में बात करता हूँ। और आज की जो पूरी चर्चा होगी वो आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 पर होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई। अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले बात करता हूँ इसकी, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हम लोग करेंगे, अपने रूप में लिखेंगे इसको, अपने तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट की,
तो ये किस अनुच्छेद में प्रेसिडेंट की बात कही गई है? भाई मैंने आपके लिए इसीलिए PDF नहीं लाया हूँ, मैं अपनी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भाई ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 52 है, अनुच्छेद नंबर 52 ये बात करता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति होगा, और इस राष्ट्रपति के बारे में क्या बताता है कि ये राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में सीधा आ जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, ठीक है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्रेसिडेंट होता है देश का संवैधानिक प्रधान। वहीं बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 की, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति भारत का फर्स्ट सिटीजनशिप प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन होगा, प्रथम नागरिक होगा। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपके देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपके राष्ट्रपति ही होता है। और ये सब बातें कौन हमें बताता है? तो ये सब बातें हमें आर्टिकल 52 बताता है कि देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद भाई साहब हैं। ठीक है, किस क्रम के हैं ये आपको बताना है, जिस पर मैं आपको कल उत्तर दूंगा। तो आप लोग ये दो क्वेश्चन आपके सामने है कि जो प्रेजेंट टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं ये किस क्रम के हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद ये किस क्रम के हैं। दोनों क्वेश्चन को आप लोग भाई घर से देख कर आइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। कल मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और आर्टिकल 52 के बाद हम लोग अनुच्छेद 53 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 52 में तो केवल दो बातें थी, एक कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 53 क्या बात करता है। दोस्तों आपके आर्टिकल 53 काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि यही बताता है कि भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका है उसको, उसकी शक्ति किस में निहित होगी, तो उसकी शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। तो नोट कर लीजिए कि भारतीय संघ जो होता है, भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका, भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका है, समस्त कार्यपालिका है, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। भाई ये बात भी आप लोग जान लीजिए कि कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका होती है जो आप लोग संसद जो कानून बनाती है। आपके भाई आपके तीन चीज़ें होती हैं देश में, एक होती है आपकी न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है आपकी विधायिका। तो विधायिका कानून बनाती है, भाई समझिएगा, विधायिका कोई कानून बनाती है। जैसे विधायिका के अंतर्गत संसद आता है, संसद कोई कानून बनाता है, तो कार्यपालिका क्या करता है? कार्यपालिका उसको लागू कराने का काम करता है। जैसे IAS IPS के जो रैंक के अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये आपके जो कानून बने हुए हैं उसको लागू कराते हैं। और तीसरे नंबर पर होती है न्यायपालिका। मान लीजिए उसको लागू कराने में कोई दिक्कत होती है, किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में आपको उसके जो डाउट, उसके मतलब उसके जो आपके विरोध हैं, जो उसके समस्याएं हैं, उसको दूर करने का काम न्यायपालिका होता है। तो ये होती है विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका होती है इसमें IPS IPS आपके IPS IAS IFS होते हैं, ये रैंक के जो अधिकारी होते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका जो होती है इसकी जो शक्ति होती है, ठीक है, भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है, जैसे एक IAS IPS रैंक की जो अधिकारी की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन बताता है? तो अनुच्छेद 53 बताता है। तो भाई इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका है इसकी शक्ति किसमें निहित होगी। तो आपके ऑप्शन आ जाए कि प्रधानमंत्री में, राज्यपाल में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, तो आपको राष्ट्रपति सही लगाना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 62। तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 53। ठीक है, ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आर्टिकल 52, 53 क्लियर है। 52 की देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 53 बताता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि ये जो शक्ति है इसका प्रयोग चाहे वह स्वयं करे या तो अपने किसी दोस्तों आपके अधीनस्थों के माध्यम से उसका प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, ये बात बताता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अनुच्छेद 54 की तरफ बढ़ता हूँ। इसकी तरफ बढ़ता हूँ अनुच्छेद 54 की तरफ। आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से कान लगाइएगा, समझ में आएगा। दोस्तों अनुच्छेद 4 की बात करते हैं, ये भाई आपके निर्वाचन के बारे में बताता है। और इसमें आपके निर्वाचन के बारे में बताया गया होगा कि इसमें आपके अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो परोक्ष रूप से होगा,
परोक्ष रूप से क्या अर्थ है, मतलब कि जनता इसमें सीधे चुनाव नहीं करेगी। भाई मान लीजिए रामनाथ कोविंद का चयन हुआ तो क्या आप लोगों ने सीधे वोट डाली। जैसे नरेंद्र मोदी का चुनाव आता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा का जब चुनाव आता है, आप लोग जानते हैं विधानसभा का जब चुनाव होता है, जैसे आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप चुनते हैं, उसमें जो आपके विधायकों को चुनते हैं तो उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो उसको आप सीधे नहीं चुनते हैं। आपने जो चुने हैं, आपने जो सदस्यों को चुना है, उस सदस्य क्या करते हैं, वो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव करते हैं। समझे कि नहीं। मान लीजिए आपने एक विधायक को चुना और अब वो विधायक राष्ट्रपति चुनेगा, इस तरीके से। मतलब अंतिम रूप से तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से किया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होगा। भाई एक क्वेश्चन और है, बात करते किसकी, संविधान सभा में जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो किसने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। तो भाई आपके संविधान सभा में किसने राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने की अनुशंसा की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, किसने आपके राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने की अनुशंसा की थी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट में डालकर लिख लीजिएगा, केटी शाह ने। केटी शाह की बात करते हैं, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने आपके संविधान सभा में, कहाँ पर, आपके संविधान जब सभा उसमें चल रही थी जो आपके, ठीक है, जिसने भारत संविधान को बनाया है, तो उस संविधान सभा में इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो आपके वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा की थी। लेकिन इनकी ये अनुशंसा खारिज कर दी गई थी और आपके इसके चुनाव को और राष्ट्रपति के चुनाव को परोक्ष रूप से कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को जनता चुनेगी तो भाई राष्ट्रपति भी अपने आप को हेड मानेगा, तो उसमें आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाएंगे, विवाद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए बात की गई थी, परोक्ष रूप से चुनाव कराया गया था, जिससे कि पूरा हेड जो है वो प्रधानमंत्री ही बना रहे, ठीक है। ये इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो भाई जब आपके राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होगा, जनता इसमें भाग नहीं लेगी, तो कौन भाग लेगा। तो भाई इसमें कौन भाग लेगा, इसके लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया गया। हम भाई एक आपके निर्वाचन मंडल बनाया गया। निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि इस मंडल में वही लोग शामिल रहेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। तो भाई आपके ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। और इसमें कौन कौन शामिल हुए निर्वाचन मंडल में, तो पहली बात तो जो लोकसभा है, ठीक है, और राज्यसभा है, एंड जो राज्यों की विधानसभा है, एंड जो आपके राज्यों की विधानसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ये अच्छी बात है, इसको आप आगे लिख लीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दूसरी लोग इसमें कौन शामिल हुए, दूसरे स्थान पर तो हम तो राज्यों की विधानसभा कह रहे थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की जो राज्यसभा है वो नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपके दो और जोड़े गए। उसमें एक आपके हो गया दिल्ली और एक आपके पुदुचेरी। एक बात करते हैं पुदुचेरी की। तो इनकी जो विधानसभा है, इनके भी सदस्य इसमें शामिल हो गए। तो भाई दो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा खास हैं। तो भाई निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो दोनों बातों को नोट कर लीजिए। पहली बात तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन सदस्य आपके, निर्वाचित। इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप डाल लीजिएगा निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है। तो भाई आपके निर्वाचित मेंबर, ठीक है। तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा। लेकिन इसके अलावा दो और भी हैं जो आपके दो अपवाद के रूप में है कि दिल्ली और जो पुदुचेरी, ये दो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन दोस्तों जब संविधान मूल रूप से बना था तो उसमें आपकी यही बात की गई थी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, एक संविधान संशोधन होता है, जिसे कहते हैं 17वां संविधान संशोधन। 1992 में आपके 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो ये 17वां आपके संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये बात रही अनुच्छेद आपके 44 की, अनुच्छेद 54 की। भाई अब अनुच्छेद 55 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 55 में आपके
राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एंड एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये जो मत पद्धति है ये आपको समझाना भी है कि आपके समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। लिखाने को लिखा सकता हूँ लेकिन ये आपको समझाना भी है। उतना समय अभी हमारे पास नहीं है तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो भाई ये राष्ट्रपति के विषय में हम लोग आपके रोज आपके लिए कुछ स्पेशल 10 से 15 मिनट आपके लिए राष्ट्रपति के बारे में मतलब संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई इसमें एक एक टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, तो भाई अभी प्रेसिडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, आपके 3 से 4 दिन में 10-10 मिनट बात करके हम इसको क्लियर करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो 52 क्लियर है, 53 क्लियर और 54 क्लियर ना, आप इसको घर पे दोहरा भी लीजिएगा। तो उड़ान सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी, करंट अफेयर के साथ जीके भी आपको मेंटेन होता हुआ चलेगा। बस आप लोग अपना नोट्स बनाते हुए चलना। और इसकी अगर पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहोगे तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिल जाएगी, हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज 29 सितंबर था, ये गलती से 28 लिख दिया गया था, 29 सितंबर था और 29 सितंबर के पूरे करंट अफेयर के साथ जीके भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।